बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि इंसान ने अपने एनवायरनमेंट को किस तरह तब्दील किया है और तब्दील हुआ किन रीज़न्स की वजह से है। तो सबसे पहले अगर हम पास्ट की बात करें तो इंसान बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारता था, जैसे दूसरे ऑर्गेनिज़म ज़िंदगी गुजारते हैं, इंसान भी दूसरे ऑर्गेनिज़म की तरह ही बिहेव करता था और यूज़ लिटल एनर्जी। ज़ाहिर बात है, अगर हम सिर्फ ज़रूरत को पूरा करें तो ज़रूरत बहुत थोड़े पैसों के अंदर, थोड़ी चीज़ के अंदर पूरी हो जाती। असल प्रॉब्लम आता है ख्वाहिशात को पूरा करने का। तो चूँकि इंसान की ज़िंदगी सादा थी, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या थी, सादा थी। एज़ मैन एंड सोसाइटी प्रोग्रेस, जो जो इंसान तरक्की करता गया, उसका माशरा तरक्की करता गया, कंजप्शन ऑफ मटेरियल, उसने चीज़ों को इस्तेमाल भी ज़्यादा करना शुरू कर दिया और एनर्जी को भी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे अगर हम मॉडर्न होम्स की बात करें, अगर आप 30-40 साल पहले वाले जो लोग हैं उनकी रिहाइश देखें और आजकल के जो लोग हैं उनकी रिहाइश देखें तो ज़मीन आसमान में फ़र्क नज़र आएगा आप लोग। सिर्फ 30-40 साल के अंदर ही इतना ज़्यादा बदलाव आया है। आजकल का जो घर है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मुसलसल एनर्जी इस्तेमाल कर रही। जैसे वॉशिंग मशीन, एनर्जी। पहले घर की औरतें हाथ के साथ कपड़े धोया करती थी, उनकी बॉडी की एनर्जी लगती थी, ठीक है। आजकल वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविज़न्स, अब ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखी गई। तो ये मॉडर्न होम इस्तेमाल करते हैं और इन सारी डिवाइसेस को चलाने के लिए, इन सारी मशीनरी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए। इसी तरह कुकिंग के लिए गैस रिक्वायर है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो एनर्जी रिक्वायर करती हैं। अगर हम ऑफिस के अंदर आ जाएं, लाइटनिंग, यानी जो लाइट्स वगैरह लगाई जाती हैं उसको ज़ाहिर बात है बिजली चाहिए। एयर कंडीशन, बड़े बड़े जो एयर कंडीशन लगते हैं ऑफिस के अंदर, उसको एनर्जी चाहिए। जो ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोकॉपियर मशीन है, कंप्यूटर हैं, टेलीफोन है, टेलेक्स है। अच्छा, ये बातें टेलेक्स और फैक्स मशीन अगर हम 2020 में देखें तो ये बड़ी ऐसी टर्म हमें नज़र आती हैं जो शायद स्टूडेंट ने ना सुनी हो। जैसे टेलेक्स आज से तकरीबन 40-50 साल पहले एक मशीन थी जिसमें रिटन मैसेज भेजा जाता था। एक तो टेलीफोन है ना, टेलीफोन में वॉइस मैसेज भेजा जाता था, टेलेक्स के ज़रिए से रिटन मैसेज भेजा जाता था। फिर बाद में उसको रिप्लेस कर दिया फैक्स मशीन ने। फैक्स मशीन में क्या होता था कि जिस तरह आजकल का स्कैनर है, हम एक मशीन के अंदर कागज़ रखते थे, फिर काफ़ी दूर दूसरी मशीन जो उसके साथ कनेक्टेड होती थी तो वहाँ से उसकी कॉपी निकल जाती थी। इसको हम कहते हैं फैक्स मशीन। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो मॉडर्न ऑफिस इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज आपकी अगर हम बुक का थोड़ा सा जायज़ा लें, ये तकरीबन आज से 20-22 साल पहले लिखी गई है। इस वजह से ये बातें लिखी गई। कंप्यूटर, टेलेक्स, फैक्स मशीन ये उस वक्त इस्तेमाल होती थी। लेकिन आजकल देखें तो आम तौर पे कंप्यूटर की जगह लैपटॉप्स आ गए हैं, मोबाइल्स आ गई हैं, ठीक है, दूसरी डिवाइसेस आ गए हैं, इंटरनेट्स आ गए हैं। तो ये आजकल का जो ऑफिस है वो इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आप लोगों ने इन्हीं टर्म्स को लिखना है क्योंकि ये आपकी बुक में लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का भी तरीक़ेकार चेंज हुआ है। पहले आप कह सकते हैं टांगा वगैरह इस्तेमाल होता था, गधा गाड़ी इस्तेमाल होती थी, बैलगाड़ी इस्तेमाल होती थी, जिनको पेट्रोल नहीं चाहिए, जिनको ऑयल गैस नहीं चाहिए, जिनको कोल नहीं चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो जो डेवलपमेंट की तरफ आता गया तो उसने ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज़्म है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको चेंज किया है। लेकिन अब इंसान जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी हासिल करती हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ आल्सो चेंज ओवर द ईयर बट मोस्ट ऑफ देम स्टिल ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। जैसे कार और टैक्सीज़ वगैरह है, ये पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। जो बड़ी बड़ी बसेस वगैरह हैं, लॉरीज़ वगैरह हैं, ये भी बस की तरह की होती है। शिप, जो जहाज़ हैं, ट्रेन है, ये डीज़ल इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह जो एयरप्लेन है ये ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जो कैरोसिन की तरह का है, ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फॉसिल फ्यूल्स हैं
जो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स इस्तेमाल कर रही हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बिजली इस्तेमाल करती हैं वो इंडस्ट्रीज़ इस्तेमाल करती हैं। तो बहरहाल अगर आप देखें ये जितने भी हमारे पास चेंजेस आए, ये चेंजेस इंसान ने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए की। इंडस्ट्री अपने ट्रांसपोर्टेशन अपने स्टैंडर्ड को, जो ऑफिस के अंदर इंस्ट्रूमेंट है अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, होम के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। अब जो ही उसने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली एनर्जी की कंजप्शन बढ़ गई, और फिर एनर्जी की कंजप्शन को फुलफ़िल करने के लिए उसे फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा अबंडेंटली इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता फॉसिल फ्यूल की जो तादाद है या अमाउंट है वो कम होती जा रही है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट के अब अगले पोर्शन में हमने डिस्कस करना है कि इंसान ने जो काम किए हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो मॉडर्न ह्यूमन है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियन है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। और इंसान की जो एवोल्यूशन वो 40,000 साल पहले हुई, यानी ज़मीन के ऊपर जो इंसान है वो तकरीबन 40,000 साल से रह रहा है। अच्छा, जो पहला इंसान था या पहले जो लोग थे, उनकी जो निश इकोसिस्टम में थी वो बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी गुजारा करते थे। निश से क्या मुराद, ये बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि शुरू में रोल ऑफ ह्यूमन इकोसिस्टम में वो प्राइमरी कंज्यूमर की तरह था, सिर्फ जैसे हर्बीवोर्स होते हैं, सिर्फ पौधों को खाते हैं और पौधों को खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेकेंडरी कंज्यूमर बढ़ा, उसने दूसरे जानवरों को खाना शुरू कर दिया, प्रीडेटर बना, उस दूसरे जानवरों को मार के खाना शुरू कर दिया। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये भी एक नेचुरल, आप कह सकते हैं नेचुरल कैटेगरी है ऑर्गेनिज्म की, सेकेंडरी कंज्यूमर और प्रीडेटर। जब तक वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारता था उस वक्त तक इन्वायरमेंट इफ़ेक्टेड नहीं हुआ। लेकिन जब इंसान ने तरक्की करना शुरू की, इंसान ने अपने स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना शुरू किया, ही चेंज हिज निश, फिर उसने अपना रोल तब्दील किया। उसने क्या किया, रोल कैसे, अच्छा सिर्फ इंसान के अंदर बदलाव नहीं आया बल्कि इंसान की एक्टिविटीज़ से काफ़ी सारे प्लांट्स को चेंज किया गया, काफ़ी सारे एनिमल्स को चेंज किया गया। एक तो इंसान ने चेंज किया और दूसरा आपको पता है कि एक नेचर में प्रोसेस हो रहा है एवोल्यूशन, तो इसकी वजह से भी नेचुरल प्रोसीजर भी है कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है। लेकिन इंसान जो मॉडिफिकेशन करता है वो सिर्फ अपने फ़ायदे को देख के करता है। नेचर जो मॉडिफिकेशन करती है वो इकोसिस्टम पूरी नेचर को देख के मॉडिफिकेशन करती है कि नेचर के लिए क्या फ़ायदेमंद है। लेकिन इंसान मॉडिफिकेशन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, तो दोनों मॉडिफिकेशन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंसान ने जो कल्चर बनाना शुरू किया, शहर आबाद करना शुरू किए, इंसान ने इकट्ठा रहना शुरू किया, तो ह्यूमन कल्चर जो सबसे पुराना है वो हमें मिलता है 5,000 साल पुराना, कि इंसान ने शहर आबाद करना शुरू किए, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू की, टेक्नोलॉजी डेवलप की, नई मेडिसिन आना शुरू हुई। और पिछले 200 सालों के अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंज आ रही। अगर आप देखें आज से 20 साल पहले और आज 2020 के अंदर जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त 2000 के अंदर और 2020 के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बदलाव ज़िंदगी के अंदर आया। यानी अब हर गुज़रता साल पहले साल से टोटली डिफरेंट होता जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो 200 साल के अंदर तो मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनकलाब बरपा हुआ है। उसके बाद अगर हम मॉडर्न मैन की बात करते हैं, मॉडर्न मैन के पास सलाहियत ये है, एबल टू मॉडिफाई हिज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। गर्मी हो, कमरे में बैठा है, एसी चलाया हुआ है, तो वहाँ सर्दी ठंड लग रही है उसको, और बाज़ दफ़ा तो एसी की कूलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है कि अंदर जो शख्स सोया हुआ है वो उसको कंबल लेके सोना पड़ता है। यानी इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर सर्दी पड़ रही है, ठीक है, हीटर की वजह से अंदर जो कमरा है वो मुकम्मल तौर पे गर्म है, तो बहुत ज़्यादा वो अपने इन्वायरमेंट को बदल सकता है। लेकिन ये जो बदलाव है ये सिर्फ लिमिटेड एरिया के अंदर हो सकता है, बल्कि अब तो थोड़ा सा उस एरिया को ब्रॉड भी कर दिया गया। जैसे आजकल दुबई वगैरह के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल रेनिंग बहुत बड़े एरिया के अंदर
कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल जो बर्फ़बारी है, इसी तरह उन्होंने एक इलाका पूरा बनाया है जहाँ आर्टिफिशियल बर्फ़बारी भी हो रही है, आर्टिफिशियल बारिश भी हो रही है, वहाँ पूरा जंगल लगाया गया है और उसको आर्टिफिशियली बारिश के ज़रिए से ही यानी आप कह सकते हैं सैराब किया जाता है। इंसान ने क्या किया, अपने रहने के लिए मकान बनाए और वह कोशिश करते हैं ऐसे मकान बनाए जिसकी वजह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कम से कम इफ़ेक्टेड हो। इसी तरह उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसे कपड़े पहने जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसको कम से कम इफ़ेक्ट, जैसे हम जो सर्दी होती है गर्म कपड़े पहनते हैं, जर्सी वगैरह, ऊपर चादर वगैरह। अब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन उसके बावजूद ये सारे जो हमारे कपड़े हैं ये हमें सर्दी से महफूज करते हैं। रिलीजिंग हीट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल से हीट को रिलीज़ करे। अब सारे काम से फ़ायदा क्या होगा कि फिज़िकल इन्वायरमेंट नॉट इफ़ेक्ट हिम, तो फिज़िकल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं वो उस पर असरअंदाज कम होती हैं और वो फिर इन चेंजेस की वजह से वो किसी भी जगह रह सकता है, किसी भी क्लाइमेट, इवन बहुत ज़्यादा जहाँ बर्फ़बारी हो रही हो वहाँ भी जाके ये रह सकता है। उसके बाद अगला जो आर्टिकल हमारे पास है, इसी आर्टिकल का यानी तसलसल है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत तेज़ी से इंसान की आबादी बढ़ रही है और जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के लिहाज से हो, इंसान के खुद के लिहाज से हो या इकोसिस्टम के लिहाज से, वो इसी वजह से हैं। मैनी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड आर काज्ड बाई, वो इंसान की बढ़ती हुई आबादी की वजह से हैं। आर मेड वर्स बाई इंक्रीजिंग, या जो पहले मौजूद थे उनके अंदर मज़ीद शिद्दत आ गई। तो सबसे पहले हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, व्हाट इज़ डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है और उन फैक्टर को स्टडी किया जाता है जो ह्यूमन पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने का फैक्टर्स या ह्यूमन पॉपुलेशन के डिक्रीज़ होने के फैक्टर, जो जितने भी फैक्टर हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन को किसी भी अंदाज में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेमोग्राफी के अंदर आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर हम पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 1947 जब पाकिस्तान बना, इंसान की जो आबादी थी वो तकरीबन 3 करोड़ थी, 32.5 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन 2000 की जो मरदमशुमारी हुई है उसमें तकरीबन 15 से 16 करोड़ हो गई, 150 और 160 मिलियन, और अब 2020 के अंदर तकरीबन 21 से 22 करोड़ हो गई। 20 साल पहले जो दुनिया की आबादी है वो 2% के हिसाब से इंक्रीज़ कर रही थी, और अगर इस रेशो से इंक्रीज़ होती रही आबादी तो हर 35 साल बाद आबादी डबल हो रही है। आबादी के बढ़ने का इफ़ेक्ट क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी फूड के लिए, स्पेस के लिए, दूसरे रिसोर्सेज के लिए। तो इस वजह से जो दुनिया की आबादी है अगर उसको सही तरीके से मैनेज ना किया गया, ठीक है, प्रॉब्लम आबादी बढ़ने का नहीं है, प्रॉब्लम जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। अगर इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक ठीक है ज़िंदगी गुजारे तो जितने भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा सफिशेंट हैं सारी दुनिया के इंसानों के लिए, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अल्लाह ताला ने ज़कात का कितना ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है। अगर सारे दुनिया के अमीर लोग सिर्फ ज़कात देना शुरू कर दें, सिर्फ मुसलमान जो अमीर हैं वो ज़कात देना शुरू कर दें, तो दुनिया से गुर्बत वैसे ही ख़त्म हो जाए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आते हैं वो आबादी बढ़ने से नहीं आता बल्कि गरीब होने से आता है, ठीक है, जब ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती। तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है इस्लाम की शक्ल के अंदर, अगर इंसान उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो ऑटोमेटिकली दुनिया की जितने प्रॉब्लम हैं वो खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाए। तो बहरहाल ये तो फैक्ट है कि जब इंसान की आबादी बढ़ेगी तो फूड की रिक्वायरमेंट, स्पेस की रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अच्छा, इंसान की आबादी इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ से जो तवक्को है वो बढ़ गई है। वजह क्या बनी कि रहने के जो तरीक़ेकार वो पहले से बेहतर हुए, मेडिसिन्स पहले से, जैसे मलेरिया की पहले मलेरिया ख़तरनाक बीमारी समझी जाती थी, मेडिसिन आने के बाद अब वो एक नॉर्मल सी बीमारी है। इसी तरह एजुकेशन बढ़ती जा रही है, फूड के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है कि लोग ज़्यादा ज़िंदगी से, और
जो एवरेज एज है वो भी दुनिया के जो डेवलप कंट्री उसमें बढ़ रही है। जैसे जापान की बात करें 85 ईयर है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर फिट नहीं होती, ख़ास तौर पे, बल्कि पाकिस्तान के हमारा जो बर्र-ए-सग़ीर है, सब कॉन्टिनेंट है, उसमें फ़िट नहीं होती। हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही हैं। जो लिविंग कंडीशन है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, फूड है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा ख़राबी आ रही है कि फिर रिवर्स हो गया कि दुनिया के अंदर जो एवरेज एज है वो 85 हो गया। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एवरेज एज है वो 45 है। 60 से स्टार्ट हुआ, तब 45 पे आ गई। तो इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादातर आप कह सकते हैं बढ़ती हुई आबादी के नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम मैनेजमेंट के हैं कि हमने जो चीज़ें किस तरह मैनेज करना है। अब चाइना, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसने मैनेज किया, अब दुनिया की सुपर पावर है। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है जब हम सुस्ती दिखाते हैं मैनेजमेंट के अंदर, प्लानिंग के अंदर, प्रॉपर चीज़ अरेंज नहीं की जाती, फिर प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल का एक आधा हिस्सा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।